हेलो ऑल। हम लोग अचीव पॉइंट की तरफ से एक यूपीएससी प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए नोटिफिकेशन निकल गया है और फॉर्म भरना भी चालू हो गया है। तो सबका सपना है कि एक अच्छा सरकारी नौकरी मिले और वो अगर ऐसे हाईएस्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो उसी के प्रिपरेशंस के लिए हम लोग तैयारियां शुरू कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव क्लास फॉर आईएएस प्रिपरेशंस मॉर्निंग 6 to 8 AM मंडे टू फ्राइडे, और शाम को इवनिंग 10 से 11:30 तक मंडे टू सैटरडे हम लोग क्लास प्रोवाइड करेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हियर वी स्टार्टेड डूइंग, बेसिकली हम लोगों ने एज ए इंफॉर्मेटिव तौर पे कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए सब्जेक्ट वाइज, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे जो नहीं दिया है कभी आई यूपीएससी या फिर प्रिपरेशन ले रहा है, उनको एक्चुअली ये नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है और क्या क्या पढ़ना है। तो आइए इसी से हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी, जिस पे हम लोग बातें करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिल में ये मत रखे कि अरे बाप रे इतना भारी सिलेबस है, इतना लंबा मुझसे होगा नहीं, ऐसा मत सोचिए। हर साल कितने जन को मिलते हैं यूपीएससी में आईएएस आईपीएस का जॉब, तो वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। खाली हार मत मानो और अभी से ठान लो कि प्रिपरेशन हमें शुरू कर देना है। हमारे पास 110 दिन के करीब है प्रीली होने से पहले, तो दैट इज़ योर टाइम के 4 मंथ के टाइम हमारे हाथ में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट। भारतीय संविधान को प्रायत जीवन दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि क्यों भारतीय संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू चेंजेस एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। भारतीय संविधान को कभी भी बदला जा सकता है, उसमें लिखे हुए नियम बदला जा सकता है परिवर्तनशील समाज के हित में। अगर समाज में कुछ सुधार लाना जरूरी है, देश में देश के नियम में कुछ सुधार लाना है, तो उसके लिए रास्ता खुला रहे, इसीलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। और दूसरा बोला गया है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर बोथ पॉलिटिकल क्लास एंड द जुडिशियरी। मतलब बोला जा रहा है संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के द्वारा व्याख्या के लिए पर्याप्त इंफॉर्मेशन या जिसे हम लोग बोलते हैं नम्यता प्रदान करता है। तो ऊपर में ये जो दो स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा हमारा जाएगा? क्या पहला वाला सही है, क्या दूसरा वाला सही है, या फिर दोनों ही सही है, या कोई भी सही नहीं है? यही हमारे चार ऑप्शन है। तो इसी तरह से क्वेश्चन होता है कि आपको थोड़ा डिटेल्स में जानना होता है, क्योंकि इधर सिंगल चॉइस नहीं दिया जाता है। तो आइए इसका आंसर भी हम लोग देखते हैं। इधर पे आंसर बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है हमारा। क्यों करेक्ट है, व्हाई? अगर हम लोग बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए स्टैटिक वन। देखिए यहाँ पे पहला जो लाइन बोला गया है वो बोला गया है इट इज नॉट ए स्टैटिक वन। स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह पे रुक जाना। हमारा भारतीय संविधान रुक नहीं जाता एक जगह पे। समय समय पे, टाइम टाइम पे हम लोग इसमें बदल लाते रहते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि अभी तक हमारे संविधान में टोटल कितने हुए, अगर 2021 का हम लोग बदलाव ले ले अमेंडमेंट, तो 105 अमेंडमेंट हमारा हो गया है अभी तक। तो 75 साल के इतिहास में हम लोगों ने 105 बार संविधान में नियम बदल कर दिया। तो इसीलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो पहला वाला एकदम सही है। फिर दूसरे पे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान
क्या बोला गया है, पॉलिटिकल क्लास एंड जुडिशियरी दोनों को ये मौका देता है कि उसको इंटरप्रेट करे। मतलब सिंपल सा है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के द्वारा इसके विविध व्याख्याएं की गई है। तो बोला गया है कि सभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, क्योंकि अगर डेड डॉक्यूमेंट होता, डेड तो मर ही गया है, तो उसको और क्या व्याख्या करे। जो चेंजेबल है, जो खड़ा मतलब कांस्टेंट बदलता रहता है, उसी को लेके बात करते हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। दैट मीन्स कि हमारे दोनों उत्तर ही या दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, Which of the following function is or are performed by National Commission for Scheduled Caste? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य का निष्पादन किया जाता है। मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए जो नेशनल कमीशन बना है उसका फंक्शन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू द डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल कास्ट। मतलब शेड्यूल कास्ट या जो निम्न वर्गीय लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, उनको राइट्स अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई कंप्लेन करे आके कि हमारा जाति, छोटे जाति के लोग के हमारा अधिकार भंग हो रहा है, तो उसका जांच होना, एकदम प्रॉपर जांच होना जरूरी है। तो ये नेशनल कमीशन का काम है कि इसका प्रॉपर जांच करे, अगर पुलिस नहीं करे तो। दूसरा बोला गया है, टू डिटरमाइन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब। मतलब जो निम्न वर्गीय, निम्न जाति के लोग हैं, सरकारी नौकरी में उन लोगों को रिजर्वेशंस दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि अभी हम लोग हर सरकारी जॉब में 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा सरकार को इन लोगों के लिए। तो टू डिटरमाइन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन रिजर्वेशन, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट तय करेगा कि नहीं कि रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, क्या वो 40% होना चाहिए या 50 या फिर उससे भी आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा बोला गया है, टू प्रिपेयर एंड अपडेट द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड रिकमेंड देयर नेम्स फॉर प्रमोशन थ्रू रिजर्व कोटा। मतलब इन लोगों का जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, निम्न जाति के लोग, उन लोगों के प्रमोशंस या उन लोगों के तरक्की किया जाए रिजर्व कोटा में। तो इन तीनों में से कौन सा फंक्शंस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट करता है। अब वो पहला वाला खाली कर सकता है, दोनों तीनों कर सकता है, कोई भी दो कर सकता है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, इसका आंसर दिया गया है हमारा 2A, मतलब 1 ओनली। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वही हमारा खाली सही है। ठीक है, देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है, क्योंकि अगर कोई शेड्यूल कास्ट जाति का अधिकार भंग हो तो उसके खिलाफ वो कंप्लेन कर सकता है और वो नेशनल कमीशन जांच करेगा, सेंट्रल, ये एकदम तय है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ये होना ही है। दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा बोला गया है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन रिजर्वेशंस, ये नेशनल कमीशन नहीं कर सकता। SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस जो लोग होते हैं, ओबीसीज, उनको कितना % रिजर्व किया जाएगा सीट, ये संसद या पार्लियामेंट तय करता है। ये हमारे नेशनल कमीशन तय नहीं कर सकता, उसके पावर में नहीं है। तो हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरे में आता है, शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और उसके प्रमोशन रिजर्व में कभी नहीं होता। रिजर्व कोटा में आपको शेड्यूल कास्ट का जॉब मिल सकता है, एग्जाम दे सकता है वो, लेकिन प्रमोशंस उनके काम के, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर होगा।
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे देश में कि प्रमोशन भी रिजर्व कोटा में हो। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग आए तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बाकी दो हमारा मिथ्या अभिव्यक्ति है या मिथ्या स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। बोला गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स। हम सब जानते हैं कि निर्देशक नीति या निर्देशमूलक नीति हमारे संविधान में बोला गया है कि राज्यों को कैसे एक देश को चलाना है, उसके लिए कुछ नियम बोला गया है जो हम लोग जस्टिसिएबल नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वही निर्देशात्मक नीति या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं। सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड एडॉप्ट, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कुछ ऐसे नीतियां हैं जो सरकार अपनाया, अगर चाहे तो अपना सकता है, उसको कानूनन नियम बना सकता है। दूसरा, जैसे हम लोग देखते हैं कि पंचायत हमारे निर्देशात्मक नीति में ही था, आर्टिकल 40 में। इसको गवर्नमेंट 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में लाया, पंचायत को लीगल किया गया। तो ऐसे ही बोला गया है कि पॉलिसीज गवर्नमेंट शुड एडॉप्ट। सेकंड बोला गया है द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज ए सोसाइटी शुड एडॉप्ट, मतलब जो समाज है, हम समाज में रहते हैं, हम सबको, पूरे समाज को इसका जो निर्देशात्मक नीति का जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है और लक्ष्य है, उसको हम लोग अपना ले, हम लोग अपना उसको मान के चले तो देश का भला होगा। और तीसरा बोला गया है सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, कुछ अधिकार है जो मौलिक अधिकार के अलावा भी भारत के जो नागरिक है वो एंजॉय करता है या उसको भोग करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि निर्देशात्मक नीति या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसी भी हालत में मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार है, लेकिन निर्देशात्मक नीति डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोई अधिकार नहीं है। तो इसको अगर कोई ना भी माने या तोड़े तो इसके लिए कोई मतलब पनिशमेंट नहीं होगा, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। मौलिक अधिकार अगर हम लोग तोड़े तो दंड के काबिल है, लेकिन ये अगर तोड़े तो दंड के लिए ये नहीं है। तो आंसर देखते हैं, आंसर में क्या बोला गया है। आंसर बोला गया है ऑप्शन डी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 2 एंड 3 तीनों ही बोलते हैं। तो इसका मतलब यही खड़ा होता है कि पहला वाला स्टेटमेंट में गवर्नमेंट को लेना चाहिए इनसे सीख और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट हम देखते ही है पहले एग्जाम्पल पे कि लोकल जो गवर्नमेंट है, यानी पंचायत और न्यायपालिका या पौरसभा, म्यूनिसिपैलिटीज, उसको गवर्नमेंट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लाके रूल्स बनाया। दूसरा बोला गया है सर्टेन राइट्स शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, और ये भी सही है। और तीसरा है कि हम लोग एज ए सोसाइटी, समाज के तौर पे इसको फॉलो करें। अगर हमें समाज को सुधारना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे खिलाफ जाएगा, सब ये हमारे हित में है। तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो हमारे तीनों ही जो वक्तव्य है या स्टेटमेंट है, तीनों ही सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी, यानी ऑल 1, 2, 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड बाइकैमरलिज्म। बोला गया है इंडियन फेडरेशन जो है, युक्त राष्ट्रीय जो व्यवस्था है हमारा, संघीय व्यवस्था, वो किस चीज से हम लोग इसको देख सकते हैं या मान सकते हैं कि ये फेडरेशन है। हमारे जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है एंड बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म का मतलब दो कक्षीय, मतलब संसद में हमारे दो है कक्षा है। हम लोग जानते हैं लोकसभा राज्यसभा हमारे दो है,
तो हम बाइकैमेरलिज्म को फॉलो करते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ये भी हमारा है, क्योंकि हमारे जो विचार विभाग है वो शासन विभाग और कानून विभाग मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से पूरा अलग है। मतलब वो अपने आप अपने हिसाब से न्यायाधीश अपने हिसाब से न्याय कर सकता है, यानी जस्टिस कर सकता है। तो जुडिशियरी भी हमारा इंडिपेंडेंट है, बाइकैमेरलिज्म भी हम फॉलो करते हैं। दूसरा है द टर्म फेडरेशन हैज बीन नोवेयर बीन यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन टर्म या फेडरल टर्म कहीं पे भी बोला नहीं गया है भारतीय संविधान में। और तीसरा, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज क्वासी फेडरल इन नेचर, मतलब आधा युक्त राष्ट्रीय हम बोल सकते हैं, ये अर्ध संघीय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर सिंपल तरीके से बोला जाए तो फेडरलिज्म या फेडरेशन के हिसाब से वो दो तरह के सरकार होना चाहिए और उसमें क्षमता पूरे रूप से डिवाइड होना चाहिए, दोनों में समान। तो हमारे देश में हम देखते हैं दो तरह का सरकार है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, और दोनों में ही पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इस हिसाब से हम लोग जाए, पावर तो डिस्ट्रीब्यूट है लेकिन इक्वल नहीं है। कौन हमारे सबसे शक्तिशाली है? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य सरकार से ज्यादा पावर रखता है अपने पास। तो ये यूनिटरी सिस्टम हो गया, इसलिए ना तो हम पूरा फेडरल है ना ही फेडरल के बाहर है, इसीलिए इसको अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल बोला जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इन तीनों में से सही है? आइए देखते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए का आंसर 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थे। तो हम लोगों ने देख लिया कि फेडरेशन या फेडरल वर्ड भारतीय संविधान में कहीं नहीं बोला गया। हमारे संविधान जो है देश वो क्वासी फेडरल है और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड बाइकैमेरलिज्म। ये भी हमने देख लिया कि दोनों फॉलो करता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही हमारा सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के हिसाब से नीचे जो कथन दिया गया है उनमें से कौन सा सही है? बोला गया है पहला, इट कैन विथड्रॉ ए केस पेंडिंग इन ए सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब सिंपल तरीके से अगर इसको बोला जाए कि निम्न अदालत या जिला अदालत या दायरा अदालत जो हम जानते हैं, वो लोग ऐसा कोई केस लड़ रहा है जो उनके क्षमता के बाहर है, तो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट उस केस को अपने हाथ में ले सकता है लोअर कोर्ट से। दूसरा बोला गया है, इट हैज द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर ऑफ डिसीजन। बोला गया है कि हाई कोर्ट के पास अपने पावर है कि वो अपना जो डिसीजन दे चुका है ऑलरेडी, उसको वो ओवरव्यू कर सके या रिव्यू कर सके, मतलब सही हुआ कि नहीं, वो उसको दोबारा देख सकता है। और तीसरा बोला गया है, इट हैज द पावर टू एडजुडिकेट इंटरेस्टेड डिस्प्यूट मैटर। दोनों राज्य के बीच में अगर लड़ाई हो, विवाद हो, तो वो सेटल कर सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गया हम लोगों का। पहला बोला गया है कि निम्न अदालत या लोअर कोर्ट से वो कोई भी केस उठा ले सकता है। दूसरा, वो अपने ही डिसीजन को रिवाइज या रिव्यू कर सकता है। और तीसरा बोला गया है कि वो अंतर्राज्य विवाद में मैटर सॉल्व कर सकता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही होगा? आइए देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या बोला गया है हमारा? दैट इज 1 and 2 ओनली। तो पहला जो दो स्टेटमेंट है या कथन है, दोनों ही सही है। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से केस अपने आप उठा ले सकता है और अपने ही केस को वो रिव्यू या रिवाइज कर सकता है, दोनों ही सही है। लेकिन तीसरा वाला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब दो राज्य के बीच में विवाद होगा तो कोई एक हाई कोर्ट, दोनों राज्य में हाई कोर्ट है, तो दोनों हाई कोर्ट में कौन से किस में जाएगा ये केस? ये एक कंफ्यूजन की विषय है। तो और वो बायस भी हो सकता है, मतलब अपने ही स्टेट के
पक्ष में राय दे सकता है। तो इसीलिए इसको न्यूट्रल रखने के लिए इंटरस्टेट या अंतर्राज्य जो विवाद होता है ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है सीधा, जो कोई भी स्टेट का नहीं होता, न्यूट्रल डिसीजन देगा। तो इसीलिए ये हाई कोर्ट का पावर नहीं है। तो यही है हमारे तीनों स्टेटमेंट्स में से पहला दो करेक्ट थे। तो यहीं तक रहे आज तक। आप सभी को थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू एंड गुड नाइट।